Hello friends and welcome to my channel. Today we are going to study history, and in history we are going to study the chapter First World War. We will strictly follow the ICSE syllabus and this video will be in Hindi because we both are comfortable in Hindi. तो स्टार्ट करते हैं. तो आईसीसी सिलेबस के अनुसार हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. हम लोग को पढ़ना है कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो रिजल्ट हम लोग रख देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. इस वीडियो में हम लोग से बात करेंगे कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के. तो पहला कॉज से स्टार्ट करते हैं. तो पहला कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है नेशनलिज्म, या और एग्जैक्टली बोले पर्टिकुलरली तो एग्रेसिव नेशनलिज्म. एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या होता है अभी बात करते हैं. तो फर्स्ट कॉज है एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. तो स्टार्ट करते हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म से या स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म से. नेशनलिज्म क्या होता है. नेशनलिज्म होता है सेंस ऑफ यूनिटी, मतलब एकता की भावना. किसके बीच में. सेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन द पीपल लिविंग इन द सेम नेशन, इन द सेम कंट्री और विद इन द सेम बॉर्डर, विच हैव द सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम हिस्ट्री, and the sense of unity between them is known as nationalism. But in the later half of 19th century क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म है वो एकदम बढ़ गया और एक्सट्रीम प्राइड में कन्वर्ट हो गया, और जो नेशनलिज्म है वो एग्रेसिव नेशनलिज्म कहलाने लगा. एग्रेसिव नेशनलिज्म इसलिए कहलाने लगा, जो नेशनलिज्म होता है लव फॉर वंस ओन कंट्री, मगर एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया उस टाइम, मतलब कि लव फॉर वंस ओन कंट्री बट हेट्रेड फॉर अदर्स कंट्रीज. That's why it is known as aggressive nationalism. अब aggressive nationalism की वजह से imperialism स्टार्ट हो गया, मतलब सब अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगा, तो वो दूसरे कंट्री को कैप्चर करने लगा, अपना कंट्री को एक्सपैंड करने लगा, सोचने लगा कि कंट्री ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा, तो दूसरे कंट्री के बारे में ना सोच के वो अपने कंट्री को एक्सपैंड करने लगा. और इसका वजह से स्टार्ट हुआ इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म मतलब जैसे कैप्चरिंग अदर कंट्रीज, जैसे कॉलोनीज बनाना. जैसे इंडिया भी ब्रिटिशर्स का कॉलोनी रह चुका है तो उसको इम्पेरियलिज्म बोलते हैं. अब इम्पेरियलिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है वो कॉज कैसे बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. तो पहले तो हेट्रेड स्टार्ट हो गया फॉर अदर्स कंट्रीज. उसके बाद इम्पेरियलिज्म के लिए सब मिलिट्री अपना स्टार्ट कर दिया, मिलिट्री को आर्मामेंट्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. मिलिट्री जैसे ब्रिटेन अपना नेवी बनाना स्टार्ट कर दिया. ब्रिटेन में द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी. उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन अपना नेवी बनाया तो फिर सब अपना अपना आर्मी रखने लगा. तो अब जब आर्मी रख रहा है तो दूसरा को भी आर्मी और बढ़ाना पड़ा, मिलिट्री फोर्स बढ़ाने पड़ा. तो इससे क्या हुआ ना, एक सेंस ऑफ हेट्रेड, एक सेंस ऑफ फियर ये डेवलप हो गया बिटवीन द कंट्रीज इन द यूरोप. एंड दैट इज व्हाई एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म बिकेम अ कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड. तो अब बात करते हैं सेकंड कॉज की. तो सेकंड कॉज है रेस फॉर आर्मामेंट्स. रेस फॉर आर्मामेंट्स मतलब एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया, एक रेस स्टार्ट हो गया कंट्रीज के बीच में यूरोप में कि किसके पास ज्यादा आर्म्स होगा. आर्म्स मतलब वेपन्स, हथियार. अब ये कंपटीशन कैसे स्टार्ट हुआ, हम तो अभी पहले इंपेरियलिज्म वाला टॉपिक में बता चुके हैं कि मिलिट्री को सब अपना स्ट्रांग बनाना चाहते थे ताकि वो अपना कॉलोनीज को बढ़ा सके, अपना प्रॉफिट को बना सके, अपने कंट्री को डेवलप कर सके. तो आर्मामेंट्स का रेस स्टार्ट हो गया. अब ब्रिटेन का भी बताया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवी था. फिर क्या किया, जर्मनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवी बना लिया. जर्मनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप बनाया, बैटल शिप, नेवी शिप. उसके बाद जर्मनी बनाया एक कनाल, अंडर वाटर कनाल. ये सब सिर्फ था वॉर्स के लिए. आर्मामेंट का रेस भी जैसे आर्म्स बढ़ा. अब एक कंट्री सेल्फ डिफेंस के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे, प्रिजर्वेशन फॉर पीस के नाम पे अपने कंट्री में आर्म्स रखने लगा. अब जब आर्म्स रखने लगा तो दूसरे कंट्री को भी अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने कंट्री में आर्म्स रखना पड़ा. अब जब सब कंट्री के पास आर्म्स है, वेपन्स है, तो दिस इज वेयर द फियर बिगैन, द हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज बिगैन. तो इससे एक एटमोस्फेयर क्रिएट हो गया हेट्रेड का, फियर का. दैट इज व्हाई रेस फॉर आर्मामेंट जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था बिकेम अ कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के. तो थर्ड कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स. तो यूरोप का जो पहले कंट्रीज था उसको हम लोग दो ग्रुप में कह सकते थे. हॉस्टाइल ग्रुप्स नहीं था ये, इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते थे. एक को हम लोग कह सकते थे सिंगल नेशन स्टेट्स और इंपेरियल स्टेट्स. सिंगल नेशन स्टेट्स वो था जिसमें सिर्फ एक ही कंट्री है, उसका कोई कॉलोनी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल नेशन है. तो सिंपल उसका नाम से पता चल रहा है सिंगल नेशन स्टेट उसको कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, इन लोगों का कोई कॉलोनी नहीं था, वो एक सिंगल नेशन स्टेट था. अब बात करेंगे इंपेरियल स्टेट्स. सिंगल नेशन स्टेट, इंपेरियल स्टेट्स. इंपेरियल स्टेट्स वो स्टेट्स है जिसका एक कॉलोनी है, ग्रुप है. तो एक ग्रुप को, पूरा ग्रुप को एक कंट्री माना जाएगा. तो इस स्टेट्स को, इस नेशन को कहा जाता है इंपेरियल स्टेट्स.
फॉर एग्जाम्पल द रशियन एम्पायर, द ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक अलायंस फॉर्म किया, एक एग्रीमेंट फॉर्म किया, आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, तो वो एक ग्रुप हो गया। उसके बाद इटाली जो है इन 1882 एक ग्रुप को फॉर्म किया, वो भी एक एग्रीमेंट कर लिया इन तीनों के साथ, और इस एग्रीमेंट को कहते हैं ट्रिपल अलायंस। उसके बाद जो आफ्टर द डेथ ऑफ बिस्मार्क, फ्रांस अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने लगा इंग्लैंड के साथ और रशिया के साथ। उसके बाद वो एक अलायंस फॉर्म किया, एक अलायंस में गया, एक एग्रीमेंट में गया जिसका नाम है ट्रिपल एंटेनी। ये 3 कंट्री ट्रिपल एंटेनी के नाम से कहलाने लगा। तो उधर पहला ट्रिपल अलायंस जो है उसमें है ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटाली, और उसके बाद इधर है ट्रिपल एंटेनी में रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और लेटर ऑन जापान आल्सो जॉइंड दिस ग्रुप। उसके बाद तो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया यूरोप। दिस आल्सो बिकेम अ कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ कॉज। फोर्थ कॉज है सराजेवो क्राइसिस। इट इज आल्सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इट इज सराजेवो क्राइसिस। सराजेवो क्या? सराजेवो एक प्लेस का नाम है। तो आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो होने वाला राजा था, जो होने वाला हायर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, उसको क्या हुआ कि उसको एसेसिनेट कर दिया एक्सट्रीमिस्ट लोग, सर्बियन एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम अ सीक्रेट ग्रुप ऑफ सर्बियन ब्लैकहेड एंड द यूनियन ऑफ द डेथ। तो इससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का राजा को जब मार दिया गया, जो हायर टू द थ्रोन था आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उसको मार दिया गया। तो ऑस्ट्रिया क्या किया, वो 11 डिमांड्स दिया सर्बिया को, क्योंकि सर्बियंस लोग ही मारा था। तो 11 डिमांड्स में सर्बिया सारा डिमांड मारने को तैयार था, एक्सेप्ट कि वो अपना सॉर्वेंसी नहीं लूज करेगा। सर्बिया विल नॉट लूज इट्स सॉर्वेंसी। तो ऑस्ट्रिया क्या किया, 28 ऑफ जुलाई 1914 को वॉर कर दिया सर्बिया के ऊपर, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।